हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। उस वक्त मैं आंख बंद कर आधे नींद में सो रहा था। शायद सुबह के 10 बजे थे। रात को कुछ ज़्यादा ही समय तक लेखन पर जुटा हुआ था, इसलिए अब तक सो रहा था। फ़ोन उठाया। उधर पत्रिका संपादक दिवाकर चटर्जी जी थे। बोले, प्रशांत जल्दी से ऑफिस आ जाओ, एक ज़रूरी काम करना है। ओके सर, यह कहकर फ़ोन रख दिया। अब क्या हुआ, कौन सा बादल फट गया? मैंने आंख मलते हुए बड़बड़ाया। वैसे भी पत्रिका ऑफिस में ऐसा क्या काम आ गया? मैं प्रशांत बसु। मैं कोलकाता में रहने वाला हूँ और पत्रिका का लेखक हूँ। मेरा पत्रिका में अपना एक कॉलम है जिसमें मैं कई रहस्यमयी घटनाओं व कहानियों को लिखता हूँ। मेरे इस भाग को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, इसलिए कुछ सालों में पत्रिका बिक्री की संख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई। कई लेटर मुझे प्रतिदिन आते हैं कि मेरे रहस्यमय घटना की कहानियाँ उन्हें पसंद है, आगे और भी ऐसे कहानियाँ लिखूँ। किसी एक कॉलम में लिखने के मुझे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ, इसलिए अपने काम को बहुत ही ध्यान से करता हूँ। ऑफिस पहुंचकर दिवाकर चटर्जी जी के चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। मैं बोला, चटर्जी सर, फिर कहीं भेजने का प्लान तो नहीं है? दिवाकर जी हंसकर बोले, तुम तो मन के बात भी जान जाते हो। पुरुलिया का नाम सुना है? मैं हंसते हुए बोल गया, बंगाली होने का क्या फ़ायदा जब मैं पुरुलिया के नाम को ही न जानता हूँ। दिवाकर जी बोले, मजाक कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पुरुलिया के पास ही एक स्टेशन है, बेगून कोडोर। मैं दिवाकर चटर्जी जी की बात काटते हुए बोला, हाँ, कुछ दिन पहले पेपर में आर्टिकल पढ़ी थी, कई साल बाद वहाँ ट्रेन रुकी है। दिवाकर बोले, हाँ सही कहा, उस स्टेशन को लोग भूतिया मानते हैं, पर उसके बारे में किसी पत्रिका में कुछ कहानी छपा है। मुझे यह नहीं लगता। तुम जाकर वहाँ के लोगों से सही तथ्य का पता करो और रहस्य कॉलम में एक बेहतरीन कहानी लिखो। ठीक है, मैं कल निकलता हूँ। इतना कह मैं चला आया। वैसे आपको उस स्टेशन के बारे में बता दूँ तो वह एक स्टेशन पुरुलिया और बोकारो की लाइन में पड़ती है। वहाँ के सब मानते थे कि वह एक भूतिया स्टेशन है, इसलिए इस स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया गया था और इस साल 2009 में 42 साल बाद चालू किया गया और रांची हटिया एक्सप्रेस की हाल्ट तय हुई। सुना एक ट्रेन के हाल्ट के लिए वहाँ के गांव वालों ने कड़ी मेहनत कर, भाग दौड़ कर और अंत में ममता बनर्जी ने इस ट्रेन की हाल्ट तय की। अगले दिन पुरुलिया पहुँचा और एक होटल में ठहर गया। दोपहर का भोजन कर साइंस म्यूजियम व जिला लाइब्रेरी के अन्य जगह घूमने चला गया। फिर स्टेशन से बेगून कोडोर पहुँच गया। आदिवासी के हड़ताल की वजह से आज यह ट्रेन देर से आई थी। बेगून कोडोर पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। ट्रेन 6 घंटे देरी से आई थी। तभी इतनी रात हुई। जब स्टेशन पर उतरा तो देखा मेरे अलावा और कोई भी स्टेशन पर नहीं उतरा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह निर्जन है। क्या पता ठीक जगह ही वो उतरा हूँ या नहीं। पीछे घूम कर देखा तो नहीं, कोई बोला नहीं। प्लेटफॉर्म के खंभे पर एक मात्र जलते लाइट में साफ दिखा था कि एक पीले बोर्ड पर लिखा हुआ था बेगून कोडोर। और कुछ न सोचकर मैं सीधा स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ गया, लेकिन वहां जाकर भी हताशा ही होना पड़ा। आसपास के किसी भी केबिन में लाइट नहीं जल रही थी। कहाँ गए सब? तो क्या रात में यहाँ कोई स्टेशन मास्टर नहीं रहते? मैं खुद ही मन में मन यह सब कह रहा हूँ। समझा, यहाँ किसी को बुलाने से कोई लाभ नहीं। आसपास भी किसी घर के चिन्ह नहीं है। बहुत दूर 2-4 लाइट दिखी, शायद वहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। इसके अलावा चारों तरफ खेत व पेड़ हैं। मैं भयभीत व डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन पूरी रात इस स्टेशन पर रहने को मैं राज़ी नहीं हुआ। इसके कारण यह कारण है कि यहाँ जगह पर आसपास लूटपाट बहुत घटनाएं अक्सर ही पेपर में पढ़ता हूँ। इसलिए इस सुनसान जगह ऐसे किसी मुसीबत में पड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं बैग में रात का खाना और पानी लिए था, इसलिए निश्चिंत हूँ। अब केवल एक रात रुकने के लिए जगह मिल जाए, यही सब सोच रहा हूँ कि किसी ने पीछे से बुलाया, कहाँ जाओगे? इस सुनसान जगह मनुष्य गले की आवाज़ सुनने के कारण चहक सा उठा था। तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी लुंगी और बनियान पहनकर खड़ा था।
स्टेशन के जलते धीमे लाइट में जो मैं समझा आदमी का उम्र यही कोई 60 के आसपास होगा। मध्यम ऊंचाई, सिर टकला और शरीर का रंग काला ही बोल सकते हैं, पर चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। आप जाओगे कहाँ? फिर प्रश्न किया आदमी ने। इस बार मैं बोला, यहीं कहीं रहने का कोई जगह नहीं है? यहाँ पर तो नहीं है, पर आपको आपत्ति न हो तो आप मेरे यहाँ रात काट सकते हैं। यह सुनकर मैं निश्चिंत हुआ। मन ही मन सोचा, चलो रात में कम से कम किसी दुष्ट के हाथ तो नहीं पड़ूंगा। मैं बोला, आपने बचा लिया। खड़े होकर यही सोच रहा था, रात कहाँ गुजारूंगा, आपको कैसे धन्यवाद दूँ समझ नहीं पा रहा। बात समाप्त होने पर वह आदमी थोड़ा सा हंसकर बोला, समझ जाएंगे, आइए आप मेरे साथ। यही बोलकर मेरे आगे आगे वह आदमी चलने लगा और मैंने भी उनके अनुसरण किया। लेकिन फिर एक बात मेरे मन में आ रही थी कि इस आदमी ने जिस घर के बारे में बात की वहाँ कोई है कि आसपास तो कुछ नहीं है, तथा अब जिस बारे में ध्यान नहीं दिया वह अब बात याद आया कि आदमी आया कहाँ से। जब मैं ट्रेन से उतरा था तो स्टेशन पूरा खाली था। क्या पता रहस्य व रोमांच लेकर हर कोई वक्त सोचने की वजह से मेरे ऐसे मन में प्रश्न आ गया हो। मन के सभी आशंका को फेंक कर मैंने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पूछा। उस आदमी ने कहा, हितेश चंद्र। यह बोलकर हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। वह देखिए मेरा घर। देखा तो सही में कुछ दूरी पर एक छोटे से घर के आगे लालटेन जल रहा था। ये स्टेशन के पीछे होने के कारण शायद तभी नहीं दिखाई दिया होगा। घर का दरवाज़ा खोलकर हितेश जी मुझे अंदर आने को कहें। मेरी एक आदत है, किसी के घर या किसी अपने ही घर कहीं पे भी जाता हूँ, मैं हाथ पाँव धोकर तभी घर के अंदर जाता हूँ, वो चाहे किसी का घर क्यों ना हो। और वैसे भी मैंने ट्रेन का सफ़र करने के कारण चेहरे पर पानी के 2 छींटे ज़रूरी है। इसलिए बोला, अच्छा हाथ पैर धोने का पानी मिलेगा क्या? उसने बोला, हाँ हाँ ज़रूर। बोलकर हितेश बाबू घर के बाएं तरफ इशारा करके बोले, उधर देखिए वहाँ एक कुआं है, थोड़ा कष्ट करके पानी उठाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं है, मैं अभी आता हूँ। बोलकर घर के दरवाजे पर बैग को रखकर कुएं पर हाथ पैर धोने गया। फिर बैग से गमछा निकालकर हाथ पैर पोंछकर घर के अंदर गया। घर के अंदर वैसे कुछ ज़्यादा नहीं था, 2 खटिया, एक स्टील का बॉक्स और रस्सी में झुलाए गए प्रतिदिन के कपड़े। घर के दाहिने तरफ बेड़े से बनाया एक और कमरा था, शायद खाना बनाने के घर था। मैंने हितेश जी से पूछा, आपके घर में और कोई नहीं है? नहीं, मैंने शादी नहीं की, अकेला ही रहता हूँ। स्टेशन मास्टर का काम कर देता हूँ, वह खाना बना देता हूँ, उसी से मेरा काम चल जाता है। इतने देर बाद वह बात मुझे याद आया। बोला, अच्छा यहाँ के स्टेशन मास्टर तो कहीं दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए हैं क्या? यह सुन हितेश जी हंसकर बोले, जाएंगे और कहाँ, हम क्या कहीं जा सकते हैं? आसपास ही कहीं हैं। इधर चोरी डकैती है बहुत बढ़ गया है, इस स्टेशन के गोदाम में माल रखे होते हैं, शायद वहीं देखभाल करने गए होंगे। अच्छा, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? खराब वक्त में जो मनुष्य आपकी मदद करते हैं उसके साथ कुछ छुपाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने भी सब कुछ खुलकर बता दिया। सब सुनकर कुछ क्षण के भीतर ही हितेश जी का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर शांत भाव लाकर बोले, देखिए बात में आपने खाने पीने के तो भूल गया। मैंने उन्हें रोकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं हितेश जी, रात का खाना मेरे पास है, मैं खा लूँगा। आप बल्कि इस स्टेशन के बारे में मुझे कुछ बताइए। मतलब इस स्टेशन को लेकर जो सब भूतिया कहानी सुनाई जाती है, क्या वह सच है? सुना है किसी लड़की की आत्मा ट्रेन लाइन के ऊपर इधर उधर चलती है, आपने देखा है कभी? हितेश जी ने एक बार में चेहरे को देखा, फिर सिर झुकाकर बोले, कहानी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह ऐसा मानो कि अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है। मैंने उसको खुद की आंखों से देखा है। यह लगभग आज से 40 वर्ष पहले की घटना है। हितेश बाबू बोल रहे हैं, यह लगभग आज से 40 वर्ष पहले की घटना है। हमारे ही गांव की एक लड़की आरती, उसके साथ उसका शादी हुआ था यहीं पास के एक गांव के लड़के के साथ। उसका नाम रतन था। दोनों को ही मैं पहचानता था। आरती को तो मैं बचपन से ही जानता था, मुझे काका काका कहकर बुलाती थी। शादी के कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन फिर इनका घटना का जड़ शुरू हुआ। रतन दारू पीकर आने के बाद आरती को मारता। बचपन से ही आरती को देख रहा हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो शायद उतनी बड़ी भी ही होती, इसलिए उसकी यह दशा देखकर बहुत बुरा लगता था। माँ स्वर्गवासी लड़की और बाप का भी शरीर ठीक नहीं था, कब मर जाए क्या पता, इसलिए किसी तरह उसकी शादी कर दी थी। लेकिन हुआ उल्टा, बाप बच गया, मर गई लड़की। उस रात स्टेशन मास्टर गोदाम के सामान देखने गए थे और मैं स्टेशन के बेंच पे लेटकर इधर उधर कर रहा था। बाहर अच्छी हवा थी, इसलिए नींद से आंख भी बंद हो रहा था और उधर मालगाड़ी आने का समय हो रहा था। ठीक उसी वक्त मैंने सुना कि कोई लड़की रो रही है। इतनी रात में एक लड़की यहाँ क्या कर रही होगी?
यही सोचकर जल्दी से उठा तो देखा कुछ ही दूर पर आरती बैठकर रो रही है। मैंने जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो बेटी और रो क्यों रही हो? वह बोली, तपन मुझे गलत रास्ते पर उतारना चाहता था। यही सुनकर मैंने उसे गाली दे दी और उसने मुझे बहुत मारा। और नहीं जीऊँगी काका, मैं अब मरूँगी। मैंने बोला, नहीं ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारी भाग्य ही खराब है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच मैंने देखा स्टेशन मास्टर भी वहाँ आ गए। यह सुनकर वह तो बहुत गुस्सा हो गया और बोले, इन सब बदमाशों को तो जेल में भेजना चाहिए, हरामी जानवर कहीं के। तुम मत रहो बेटी, जाओ घर जाओ, कल एक बार मैं खुद ही तुम्हारे यहाँ आऊँगा, अभी तुम घर जाओ। वैसे तुम अकेली जाओगी कैसे हितेश, तुम उसको घर छोड़ आओ। यही बोलकर स्टेशन मास्टर चले गए। मैं आरती को बोला कि तुम यहीं बैठे रहो, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। यह बोलकर मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, तब मालगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। क्या कहूँ आपको, एक डर सीने के अंदर दौड़ गई। मैं फिर जल्दी से स्टेशन की तरफ भागा। जाकर देखा आरती मालगाड़ी की तरफ जा रही है। मैंने उसे पकड़ने के लिए चिल्लाते हुए पीछे से भागा, लेकिन वह सीधे कूद गई। मालगाड़ी के सामने फिर बहुत तेज़ एक चिल्लाहट। हे भगवान, वह क्या दृश्य था, आपको कहकर नहीं समझा सकता। मालगाड़ी के डिब्बे में तब भी उसके सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा उड़ रहा था। हितेश जी ने जब इस बात की समाप्ति की, इस बीच लालटेन के उस प्रकाश में पूरा परिवेश कुछ बदल सा गया। हितेश जी की कहानी सुनाने की वजह से ही हो या चाहे मेरी ट्रेन यात्रा के कारण ही हो, पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं सिमटा जा रहा हूँ। ठीक उसी वक्त मैंने देखा घर के अंदर एक लंबा सा परछाई दिख रहा है। मैं चौंक कर बाहर की तरफ देखा। हितेश जी खटिया से उतरकर बाहर की तरफ देखते हुए हंसकर बोले, अरे आइए स्टेशन मास्टर जी, इन्हीं के साथ बात कर रहा था। इतना कहते ही घर के भीतर हितेश जी की उम्र के ही एक लोग ने प्रवेश किया। उनके पोशाक को देखकर ऐसा लगा कि यह स्टेशन मास्टर है। घर के अंदर आते उस आदमी ने मुझसे बोला, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूँ फिर, पहले से उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। इसके बाद 2-3 और कुछ बातों के बाद स्टेशन मास्टर ने हितेश जी से कहा, हितेश चलो देखते हैं आज क्या होता है, गाड़ी का समय तो हो ही गया है। हितेश बाबू ने मुझे उससे कहा, चलिए आप भी हमारे साथ। हितेश जी और स्टेशन मास्टर दोनों स्टेशन की तरफ चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं ये दोनों लोग, यह बात मन के भीतर आने पर भी मैंने मंत्रमुग्ध होकर उनका अनुसरण किया। स्टेशन पर आकर देखा कोई भी नहीं, कहीं नहीं है। गए कहाँ दोनों? 3 बार बुलाया भी हितेश जी, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं दिया। केवल एक मालगाड़ी के आने की आवाज़ आ रही थी। इसी बीच मैंने देखा कि जिस तरफ से मालगाड़ी आ रही है, ठीक उसी के विपरीत दिशा में एक सफ़ेद साड़ी रेल की लाइन के ऊपर से चली जा रही है। मेरे सामने पास आने पर देखा मानो साड़ी किसी के शरीर पर लपेटा हुआ हो, पर कुछ ही देर में देखा तो वो कुछ नहीं, एक लड़की की शरीर है। सही शरीर नहीं, छिन्न भिन्न शरीर। सिर तो कंधे के पीछे कटकर झूल रहा है। कमर के नीचे का भाग किसी तरह चमड़े के साथ लगा हुआ है, पर वह शरीर में हवा में ही वह शरीर मालगाड़ी की तरफ बढ़ी जा रही है। यह दृश्य देख मैं मानो पत्थर सा हो गया, मानो मेरे ज्ञान बुद्धि सब शून्य हो गए। क्या यह वास्तव में है या कोई स्वप्न है? केवल मैंने समझना की चाहते हुए भी जगह से मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मानो अभी फट जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और दृश्य ने मुझे भय की अंतिम सीमा को पार करने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि न जाने कहाँ से हितेश जी और स्टेशन मास्टर भी आकर उस कटे लड़के के शरीर के पीछे पीछे चल रहे हैं। तुरंत ही वह मालगाड़ी आकर उनके ऊपर से गुजरने लगी। ऐसा दृश्य और मालगाड़ी की आवाज़, यह सब कुछ मिलकर मेरे दिमागी संतुलन को निगलने लगे। मैंने वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद और कुछ याद नहीं। जब होश आया तब सुबह हो गया। मैं वहीं पर गिरा हुआ था। एक एक कर रात की सभी बातें मुझे याद आईं, लेकिन तब भी सब कुछ कल रात की एक भयानक स्वप्न ही लग रहा था। किसी तरह उठकर हितेश जी के घर की तरफ गया। आश्चर्य, वह घर कहाँ है? यह तो झोपड़ी व यह तो झाड़ी और जंगल से घिरा हुआ है। उसके ठीक बाएं तरफ कुएं के पास जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत पुराना टूटा फूटा कुआं था। भीतर झाँक कर देखा उसमें पानी की एक बूंद नहीं है। कल रात को मेरा सिर फिर घूमने लगा। किसी तरह खुद को संभल कर रात के घर के पास आकर देखा तो कुछ दूरी पर मेरा बैग रखा हुआ है। बैग को हाथ में लेकर देखा, खाना पानी तौली सब
जैसे कि तैसे ही हैं। कहाँ था मैं रात को? अच्छा, ये क्या सब कुछ स्वप्न था या हकीकत, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। क्या मैं मर गया हूँ? मेरा दिमाग हिलने लगा था। कुछ भी सोच नहीं पा रहा था मैं। खुद को किसी तरह स्टेशन पर ले गया और वहाँ एक बेंच पर बैठा। कुछ देर बाद पैंट शर्ट पहना एक आदमी साइकिल से उतर कर स्टेशन घर में जाएगा। उसी वक्त मुझे देखकर मेरी तरफ आए। मेरे आँख और चेहरे का क्या हाल हुआ है वो मैं नहीं जानता। हो सकता है कल रात को उस विभक्त घटना की छाया भी मेरे चेहरे पर हो। वही देखकर उस आदमी ने मुझसे पूछा, कौन है आप यहाँ, कहाँ जाएंगे? प्रश्न पूछने के कुछ देर बाद मैंने अपना परिचय देकर सब बात खुलकर बताया। सब सुनकर वह आदमी तो हतप्रभ हो गया। सर्वनाश, कल रात आप यहाँ थे, आपका भाग्य अच्छा है साहब। उफ, मेरा तो यह सब सुनकर ही हाथ पाँव ठंडा हो जा रहा है। चलिए आप मेरे केबिन में। यह बोलकर वह आदमी मुझे पकड़कर केबिन में ले गया। पता चला यह आदमी यहीं का स्टेशन मास्टर है। नाम दिनेश राय है। उसके मुंह से ही कुछ बातें सुनी। लगभग 40 वर्ष पहले उस लड़की की मौत के बाद और 2 लोग मर गए थे। एक आदमी के नाम हितेश दास और उस वक्त के स्टेशन मास्टर। उसके बाद बहुतों ने उन तीनों को इस स्टेशन पर घूमते देखा है। यहाँ रात को कोई भी नहीं रहता। कल ट्रेन ने बहुत देर कर दिया था, इसलिए मैं भी यहाँ से चला गया था। मालगाड़ी के इंजन ड्राइवर ने भी कई बार देखा है किसी उस लड़की के पीछे वह 2 आदमी भागे चले जा रहे हैं, मानो वह उस लड़की को बचाना चाहते हैं। बहुत दिन ऐसा होता रहा, इसलिए यहाँ किसी ट्रेन का हाल्ट नहीं था। वो तो हमारे रेल मंत्री ममता बनर्जी के कारण इस स्टेशन फिर से शुरू हो गया। जो भी हो, मेरे कई सवालों को छोड़कर प्रणाम मुझे मिला। दिनेश के अच्छे आचरण के चलते उनके रेल क्वार्टर में ही नहाना खाना हुआ। यह आदमी सच में बहुत अच्छे हैं। उनके ऊपर कोलकाता के रहने वाले, रोजगार के चलते यहीं पर हैं, इसलिए मेरे प्रति उनकी सहानुभूति में कोई त्रुटि नहीं रही। वहाँ से शाम के ट्रेन से पुरुलिया, फिर मैं सीधा अपने घर। अगले दिन यह सब सुनकर दिवाकर जी चिंतित होने से ज़्यादा खुशी हुए और बोले, क्या हुआ? देखा तो एक रोमांचकता का विषय मिला। आओ अब कुछ दिन तुम्हारी छुट्टी, जाकर एक बढ़िया सा रहस्यमयी लेख लिखो। उसके बाद ही उनके इस बात पर क्या बोलूँ, वह सब न सोचकर सीधे बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।